आज का जो हमारा टॉपिक है वह मॉडर्न जो भारत की हिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्ट्री का जो टॉपिक है वो है यूरोपीय कंपनियों का भारत आगमन। यानी कि जो यूरोपीय लोग थे या कंपनीज थी जैसे पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, वो कैसे भारत में आए, उन्होंने भारत में आने के उनके क्या कारण थे, कैसे उन्होंने अपनी यहाँ पर कोठियाँ स्थापित की, कौन कौन से युद्ध उन्होंने किए और कैसे कैसे वो यहाँ पर स्थापित हुए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है आपका। यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं। जैसे हम पढ़ेंगे भारत आने का कारण, भारत कैसे आए, पहले कौन आया, वास्को डी गामा भारत कब पहुंचा, कहाँ पर पहुंचा, वहाँ का राजा कौन था, कहाँ पर उन्होंने अपनी फैक्ट्रियाँ स्थापित की, वास्तविक संस्थापक कौन था। उसके बाद पुर्तगाल के बाद डच कैसे आए, कहाँ पर उन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की, अंग्रेजों के बारे में सबसे पहले कौन आया, कहाँ फैक्ट्री की। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और इनसे क्वेश्चन बनता ही बनता है और हम यही पढ़ने वाले हैं। मैं आपको वो फैक्ट्स भी बताऊंगा और उसके साथ कंसेप्ट भी बताऊंगा। जब तक आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा फैक्ट आपको याद नहीं रहेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना। लास्ट में कुछ ऐसे टॉपिक बताऊंगा, सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, जिससे जो एग्जाम में आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। इसके अलावा मैं मैप की सहायता से भी आपको बताऊंगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना, टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाला है। सबसे पहले जानते हैं, देखिए भारत आने के क्या कारण थे। आप जो ज़्यादातर पढ़ते हैं, हम फैक्ट को ध्यान में देकर रख कर पढ़ते हैं, लेकिन याद रखना फैक्ट ऐसे कभी भी आपको याद नहीं रहेंगे जब आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, जब आप नहीं समझेंगे कि कहानी क्या थी और उस टाइम की सिचुएशन क्या थी। तो पहले जानते हैं भारत आने के क्या कारण थे। उसमें जो सबसे पहले जो कारण हुआ वो क्या था, 1453 में जो उस्मानिया सल्तनत यानी कि जो ओटोमन साम्राज्य था, उन्होंने कुस्तुनुतुनिया, जिसे हम आज के टाइम में बोलते हैं इस्तांबुल और अंग्रेजी में से बोलते हैं कॉन्स्टेंटिनोपल, को जीत लिया। इससे जो यूरोप के पूर्वी देशों का व्यापार करने का मार्ग था उन पर जो ये मुस्लिम्स थे, जो ओटोमन तुर्क थे, इनका एकाधिकार हो गया। देखिए मैप से समझते हैं। ये जो यहाँ पर है, यहाँ देख रहे हैं, ये है इधर ओटोमन साम्राज्य और जो ये इधर यूरोपीय शक्तियां थी, इनके बीच में युद्ध चलते रहते थे। तो उन्होंने जो ओटोमन तुर्क थे, ओटोमन साम्राज्य था, उन्होंने जो यहाँ पर एक शहर है इस्तांबुल जिसे बोलते हैं, कॉन्स्टेंटिनोपल पर अधिकार कर लिया। और जो यहाँ से व्यापार होता था पहले, जैसे ये हमारा भारत है, यहाँ से होकर व्यापार जाता था, ये अदन की खाड़ी है, फिर लाल सागर से होते हुए इधर से जाता था। लेकिन जब इनका इस रूट पर एकाधिकार हो गया तो उन्होंने इस रूट को पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया। और जो ये यूरोपीय जो लोग थे, इधर वेनिस के जो वो थे, ट्रेडर्स थे, या फिर ये स्पेनिश या पुर्तगाली थे, ये भारत में ट्रेड नहीं कर पा रहे थे। इन्हें जमीनी मार्ग से ट्रेड करना पड़ रहा था। लेकिन जो जमीनी मार्ग से ट्रेड करेंगे उसमें बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे पायरेट्स भी मिल सकते हैं और बीच में बिचौलिए भी बहुत ज्यादा थे। तो उसमें जो व्यापार होता है वो उतना मुनाफे वाला नहीं होता था। तो इन्होंने क्या सोचा कि हम एक जो समुद्र का रास्ता है वो ढूंढते हैं भारत जाने के लिए। तो उसमें बहुत सारी खोजें स्टार्ट हुई उसी टाइम पर। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है। यूरोपीय गर्म मसालों के लिए भारत व अन्य एशियाई देशों पर निर्भर थे। स्थल मार्ग कठिनाई से भरा हुआ खर्चीला था, जो मैंने आपसे बताया। देखिए उस टाइम जो यूरोप में जो बहुत सारी भारतीय चीज़ों की मांग थी, लेकिन जो उसमें सबसे ज़्यादा मांग थी वो थी गर्म मसालों की। गर्म मसाले भारत में बहुत होते हैं, भारत में भी, इंडोनेशिया में बहुत ज़्यादा होते हैं। तो वो इस चीज़ के लिए भी इन एशियन कंट्रीज पर निर्भर थे। अब उन्हें मसालों की ज़रूरत क्यों थी? क्योंकि जो मसाला होता है उससे जो ये जो लोग हैं ज़्यादा मांस खाते हैं, तो मसाला खाने से, मसाला डालने से मांस में उसका जो टेस्ट है वो बढ़ जाता है। और दूसरा, जब खाने के साथ मसालों को मिक्स करते हैं तो उसमें से वो प्रिजर्वेटिव का भी काम करता है। उससे आप मांस को बहुत लंबे टाइम तक सुरक्षित रख सकते हैं। क्योंकि इस टाइम जो समुद्री यात्राएं थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी और उन्हें मांस को सुरक्षित रखने के लिए भी मसालों की ज़रूरत पड़ती थी। तो इसलिए इस टाइम बहुत तेज़ी से जो भारत के लिए रास्ता खोजने की थी, जो ट्रेड रूट खोजने की जो वो थी होड़, वो बहुत तेज़ी से चल गई थी। तो यहाँ पर इसमें क्या होता है, भारत कैसे आए। अब जानते हैं कि जो यूरोपीय हैं वो भारत कैसे आए। 1492 में स्पेन से कोलंबस भारत के निकलिया पर अमेरिका पहुंच गया। इस प्रकार अमेरिका की खोज हुई। देखिए यहाँ पर है स्पेन, तो स्पेन से उस टाइम इस दुनिया के बारे में तो किसी को पता ही नहीं था कि इधर भी दुनिया है, बस इतनी ही दुनिया थी उस टाइम। तो उन्होंने क्या दिमाग लगाया कोलंबस ने कि हम इधर से अगर निकलते हैं और ऐसे चलते हैं तो पृथ्वी गोल है, तो हम घूमकर इधर से निकलेंगे और यहाँ से एंटर करेंगे। तो उन्होंने ऐसे ही इधर से यात्रा की, लेकिन वो यहाँ पर पहुंच गई इन आइलैंड्स के पास। वो जैसे ही इन आइलैंड्स के पास पहुंचते हैं तो उन्हें लगा कि ये इंडिया ही है और इन्होंने इस स्थान को नाम दे दिया इंडिया। इसलिए आज इसे वेस्ट इंडीज के नाम से जानते हैं और बाद में ये स्थान जाना जाएगा ईस्ट इंडीज के नाम से। तो और जो इनको यहाँ पर जो लोग मिले अमेरिका में, इन सब जगह, इन्होंने वो काले काले से दिखाई दिए, इनको लाल लाल से, तो उन्होंने उनको नाम दे दिया रेड इंडियंस। इसलिए जो अमेरिका की जो मूल जनजाति है उसे रेड इंडियंस बोलते हैं। इस प्रकार अमेरिका की खोज हुई और इन्हें बहुत लंबे टाइम तक ऐसा ही लगता रहा कि इंडिया ही आ गया। इसलिए अमेरिका में कुछ राज्य भी है जिनका नाम है इंडियाना। अब आगे की बात करते हैं।
1487 में बार्थोलोमेव डिaz आसा अंतरी पर पहुंचा। जो इधर से 1487 में ये यहाँ पर व्यापार किया करते थे, यहाँ पर अफ्रीका के साथ, जो यूरोपीय हैं। लेकिन इनमें से बार्थोलोमेव डियाज थे जो 1487 में थोड़ा आगे बढ़ गए और यहाँ तक आ गए। इसे इन्होंने बोला कैप ऑफ गुड होप, आशा अंतरीप, यानी कि अब भारत जाने की होप आ गई है, अच्छी होप मिल गई है, इसलिए इसे बोला ने आशा अंतरीप। यहाँ से आगे बढ़ने में काफी लंबा टाइम लग गया। अब इसके बाद क्या घटना हुई, 1497 में दूसरा पुर्तगाली कैप्टन वास्को डी गामा कैप ऑफ गुड होप से होते हुए आगे बढ़ा। अब्दुल मजीद नामक गुजराती व्यापारी पथ प्रदर्शक के साथ 20 मई 1498 को भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह पहुंचा। इसे जलमार्ग को कैप ऑफ गुड होप रूट कहा गया। अब देखिए, पहले तो जो वास्को डी कोलंबस है वो यहाँ से निकले थे, उधर पहुंच गए। उसके बाद 1497 में पुर्तगाली कैप्टन थे जो वास्को डी गामा, वो भारत के लिए निकले और वो कैप ऑफ गुड होप से आगे बढ़ते हुए इधर से जाते हुए समुद्र के तट के सारे यहाँ पर कुछ किसी जगह पहुंच गए। और यहाँ पर जो भारत के जो लोग थे, गुजराती लोग थे, वो ट्रेड किया करते थे यहाँ पे। तो उन्होंने यहाँ पर एक आदमी मिला, व्यापारी मिला, जिसका नाम था अब्दुल मजीद। तो फिर वो वास्को डी गामा अब्दुल मजीद को बैठाकर, उनके साथियों को बैठाकर, उनकी सहायता से यहाँ पर कालीकट में, इसमें 20 मई 1498 में भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह पर पहुंचे। और इस तरीके से जो भारत में जो सबसे पहले व्यक्ति आई वो थे वास्को डी गामा। समुद्री मार्ग से जो आए, जल मार्ग से इधर से भी आ रहे थे पहले और स्थल मार्ग से भी आ रहे थे, लेकिन जो ये नया रूट खोजा, जैसे बोला केप ऑफ गुड होप रूट, ये वास्को डी गामा ने खोला और 20 मई 1498 को वो कालीकट पहुंचे। अब हम जानते हैं, पढ़ते हैं पुर्तगालियों के बारे में थोड़ा, कि पुर्तगाली कैसे कैसे आए, कैसे कैसे उन्होंने सेटलमेंट किया। वास्को डी गामा पुर्तगाल के शासक डॉन हेनरी के प्रतिनिधि के रूप में कप्पक डापू बंदरगाह पहुंचे। वहां के शासक जमोरिन ने उनका स्वागत किया। अब देखिए, इसमें फैक्ट बन जाते हैं और वो पेपर में आ जाते हैं। कई बार क्वेश्चन बन जाता है कि वास्को डी गामा जो भारत में आए, उन्हें किस शासक का जो संरक्षण वो प्राप्त था, तो उन्हें था डॉन हेनरिक। वो उस टाइम जो वास्को पुर्तगाल के जो राजा थे वो डॉन हेनरिक थे और उन्हीं के प्रतिनिधि के रूप में भारत आए थे। कौन से बंदरगाह पर पहुंचे, कालीकट तो आए, लेकिन कालीकट पर जो बंदरगाह था उसका नाम था कप्पक डाबू। और ये कप्पक डाबू का जो शासक था यहाँ पर उस समय वो था जमोरिन, और जमोरिन ने उनका स्वागत किया, क्योंकि उनका तो फायदा है। अभी वो अरबियों से ट्रेड करते हैं, अब उन्हें दूसरे और भी ट्रेडर्स मिल गए पुर्तगाली। अभी तो अब तो अरबियों से ट्रेड करते हैं, अब उन्हें पुर्तगाली भी मिल गए, तो उनके लिए तो ये बहुत अच्छा फायदा है, उनका सामान बहुत अच्छे से बिक सकता है। फिर क्या हुआ, 1500 में दूसरा पुर्तगाली अभियान पेड्रो अल्वारेज कैब्राल के नेतृत्व में भारत आया। इन्होंने 1502 में वास्को डी गामा दोबारा भारत आया तथा कुल 3 बार भारत आया। अब क्या हुआ, ये वास्को डी गामा भारत आ गया, भारत से वापस गया। वापस करने पर से बहुत ज्यादा कमाई हुई। उसके बाद जो दूसरा जो बेड़ा था वो पुर्तगालियों को 1500 में आया। 1500 में किसके नेतृत्व में आया, पेड्रो अल्वारेज कैब्राल। क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि पहला बेड़ा तो आया था वास्को डी गामा के नेतृत्व में, दूसरा किसके नेतृत्व में आया। और ये 1502 में वास्को डी गामा दोबारा भारत आया। ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि वास्को डी गामा दोबारा भारत कब आया था। उसने कुल 3 बार भारत की यात्रा की थी वास्को डी गामा ने। 1502 में पुर्तगालियों ने कोचीन में पहली फैक्ट्री की स्थापना की। अब ये हो जाता है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, यही बनता है सबसे ज्यादा कि पुर्तगालियों ने पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की, तो वो है, इसका आंसर है कोचीन। ये मैप में आपको दिखाऊंगा बाद में, लास्ट तक वीडियो देखते रहना, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत सारे फैक्ट बताऊंगा, लास्ट तक देखते रहना। कुछ इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स हैं वो बताऊंगा लास्ट में। 1502 में पुर्तगालियों ने कोचीन में पहली फैक्ट्री लगाई। 1503 में कन्नूर में दूसरी फैक्ट्री स्थापित की। मैंने जो याद किए थे, मैंने इस तरीके से याद किए, जैसे मैंने ये याद किए थे, मैंने इस तरीके से याद किए थे, जैसे लिख सकते हैं कोक, यानी कि पहली फैक्ट्री कोचीन में, दूसरी कन्नूर में। आप भी इस तरीके से अपने कुछ निमोनिक्स बना सकते हैं। अब इनके जो गवर्नर्स होते हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहला गवर्नर कौन था, ये ध्यान रख लेना। पहला जो था वो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था। उसका टाइम क्या था, 1505 से 1509। ये पहला गवर्नर था। यही सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसका कि पहला गवर्नर कौन था, वो थे फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। उनकी जो पॉलिसी थी वो थी ब्लू वाटर पॉलिसी, यानी कि शांत जल की नीति अपनाई। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि जो ये फ्रांसिस्को डी अल्मीडा थे, इन्होंने मतलब ये जो ब्लू वाटर पॉलिसी थी ये किसकी थी, ये फ्रांसिस्को डी अल्मीडा थी। इसके तहत ये अपना जो ये भारत का ये जो ये वाला एरिया है ना, यहाँ पर इन्होंने अपना
दबदबा कायम कर दिया था। ये यहाँ पर अपने संरक्षण में ही व्यापार होने देते थे, यही इनकी पॉलिसी थी। अब समझ रहे हैं ना आप, जैसे जैसे उन्होंने पहली फैक्ट्री स्थापित की तो उसे गवर्न करने के लिए वहां पर एक गवर्नर की जरूरत है ना, तो उसके लिए फ्रांसिस्को डी अल्मेडा को अपॉइंट किया गया। उसके बाद जो दूसरे आते हैं वो होते हैं अल्फांसो डी अल्बुकर्क। ये जो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा थे कुछ खास काम नहीं कर पाए, लेकिन अब अल्फांसो डी अल्बुकर्क है, अब इनका सेटलमेंट सही हो गया है तो ये थोड़ा एक्सपेंशन करेंगे। अब अल्फांसो डी अल्बुकर्क ये पुर्तगाली शक्ति के वास्तविक संस्थापक है। ये जो फैक्ट है ये मोस्ट इंपोर्टेंट लिख लेना। यही क्वेश्चन आता है बार बार कि जो पुर्तगाली शक्ति है उनके वास्तविक संस्थापक कौन थे। यानी कि फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने कुछ खास नहीं कर पाए, लेकिन इन्होंने वास्तविक सत्ता की स्थापना की पुर्तगालियों की भारत में। अल्बुकर्क, इसे कैसे याद कर सकते हैं, अल्बुकर्क कैसा लग रहा है, अब्बू, अब्बू यानी कि पिता, यानी कि जो वास्तविक पिता थे, जो फादर थे इनके, वो कौन थे, अल्बुकर्क ही थे। 1502 में गोवा पर अधिकार किया जो बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह के अधीन था। अब इन्होंने थोड़ा एक्सपेंशन करेंगे, थोड़ा टेरिटरीज ऐड करेंगे, तो उन्होंने क्या किया, 1502 में गोवा पर अधिकार कर लिया। बाद में गोवा इनकी कैपिटल बन जाएगी और ये लास्ट तक सबसे पहले पुर्तगाली भारत में आए और सबसे लास्ट में गए। जब भारत स्वतंत्र हो गया उसके बाद ये भारत से गए, तो सबसे पहले आने वाले भी यही थे, सबसे बाद में जाने वाले भी यही थे। गोवा पर ही इनका अधिकार था। जो एक गोवा लिया था उन्होंने किससे लिया था, उस टाइम आप याद करेंगे बहमनी सल्तनत चल रही थी, फिर बहमनी से टूट कर ये दूसरे दूसरे छोटे छोटे राज्य बन गए थे। उनमें बीजापुर के जो संस्थापक थे यूसुफ आदिल शाह, उनसे इन्होंने गोवा को जीता। अब क्या है, उसने पुर्तगालियों को भारतीय स्त्रियों से विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया था, पर सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। अब इनके से मंसूबों से स्पष्ट होता है कि ये भारत में सेटल होने के लिए आए हैं और बहुत लंबे टाइम तक रुकेंगे। इसलिए उन्होंने क्या किया, जो पुर्तगाली जो सैनिक थे या अधिकारी थे उनसे क्या बोला कि आप भारत में ही बसो और भारत की स्त्रियों से विवाह करो। अब ये क्वेश्चन बन जाता है कि कौन से गवर्नर ऐसे थे जिन्होंने भारतीयों से स्त्रियों से विवाह करने के लिए पुर्तगाली को प्रेरित किया और सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। अब इसमें कुछ जो राष्ट्रवादी लेखक होते हैं वो ये भी बताते हैं कि इन्होंने स्त्रियों से विवाह करने के लिए कहा तो वो जबरन विवाह करते थे, उसमें कई औरतें जो होती थी फिर वो सती हो जाती थी, लेकिन इन्होंने इसलिए सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा लिया। तो हमें उस राजनीतिक जो विचारधारा है उसमें नहीं घुसना, हमारे लिए फैक्ट यही है कि सती प्रथा पर इन्होंने प्रतिबंध लगाया। ये इनके 2-3 इंपॉर्टेंट है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कि वास्तविक संस्थापक थे ये, और फिर इन्होंने भारतीय स्त्रियों से विवाह करने के लिए प्रेरित किया, सती प्रथा पर प्रतिबंध भी लगाया। इनके बाद आते हैं नुनोद कुन्हा, उनका नुनोद कुन्हा, इनका जो टाइम पीरियड था वो 1529 से 1538 के बीच था। इनके समय में 1534 में बसीन, 1535 में दीव पर अधिकार कर लिया और राजधानी कोचीन से हटाकर गोवा कर दी। ये इंपॉर्टेंट है कि कौन सा वो गवर्नर था पुर्तगाली जो राजधानी कोचीन से हटाकर गोवा कर दिया। पहले उन्होंने जो अपनी व्यापारिक कोठी पहले स्थापित की थी वो कोचीन में की थी ना, तो कोचीन में सब चल रहा था, लेकिन 1502 में गोवा जीत लिया और फिर बाद में नुनोद कुन्हा ने जो राजधानी है कोचीन से हटाकर गोवा कर दी है। अब थोड़ा जानते हैं कि इनका पतन कैसे हुआ, फॉल कैसे हुआ है। जब इनका सब इधर इतना अच्छा चल रहा था काम सारा, इन्होंने कोठियां स्थापित कर ली थी, गवर्नर भी सही आते, एक्सपेंशन भी कर रहे थे, तो क्या कारण हुआ कि इनका पतन हो गया। तो 1632 में इन्होंने शाहजहां के साथ पंगा ले लिया। देखिए ये जो समुद्र के बादशाह हो सकते हैं, लेकिन जो लैंड है उस पर भी अभी मुगल बहुत बड़ी शक्ति थी और ये कभी भी मुगलों से आमने सामने की लड़ाई नहीं लड़ सकती थी। इसलिए 1632 में शाहजहां के सिपह सालार कासिम खान ने पुर्तगालियों से हुगली जो गार्सिया दा नारोने ने 1538 में स्थापित की थी। इनके अगले गवर्नर थे गारियासो दा नारनोहा, इन्होंने 1538 में हुगली पर कैप्चर किया था, लेकिन हुगली से किसने छीन लिया, शाहजहां ने। क्वेश्चन आ जाता है कि वो कौन सी व्यापारिक कोठी थी जो शाहजहां ने जहां से इन्हें भगाया था पुर्तगालियों को, तो वो हुगली आंसर है। 1639 में मराठों ने उनसे सालसेट व बेसिन छीन लिया। अभी इनकी एक जा करके जो कोठियां हैं जो टेरिटरीज ने कब्जाई हैं वो जा रही हैं। 1639 में मराठों ने क्या छीना, सालसेट और बेसिन। 1661 में क्या घटना हुई, जो चार्ल्स द्वितीय है, चार्ल्स सेकंड राजा थे इंग्लैंड के, उनकी शादी हो गई पुर्तगाल की राजकुमारी थी कैथरीन, और उन्हें दहेज में क्या मिला, जो मुंबई द्वीप था। ये आज जैसा मुंबई मतलब नहीं था, छोटे छोटे गांव का समूह था, तो मुंबई उन्होंने गिफ्ट कर दिया किसको, चार्ल्स सेकंड को, उसमें दहेज में। बाद में चार्ल्स सेकंड से ईस्ट इंडिया कंपनी को दे देते हैं मुंबई, तो अंग्रेजों के 5 पहुंच जाता है ऐसे मुंबई। अब ये इनके बारे में एक इम्पोर्टेंट ये भी फैक्ट है कि कार्ड्स आर्मडा कैफाइल ये क्या है, ये एक तरीके का परमिट होता था जो जहाजों को सुरक्षा देता था। मतलब जो ये पुर्तगाली हैं जो यहाँ पर व्यापार होता था, इधर अरब की खाड़ी में जो व्यापार होता था, ये उसके लिए एक परमिट जारी करते थे, उसे बोला जाता था कार्ड्स आर्मडा कैफाइल। ये जो राजा होते थे उन्हें लेना पड़ता था, इसके लिए वो उन्हें सुरक्षा प्रदान करते थे पायरेट से भी।
और ये जो मुगल बादशाह थे उस टाइम के अकबर को भी लेना पड़ा था, तो इनकी शक्ति इतनी ज्यादा थी यहाँ पर अरब सागर की खाड़ी में पुर्तगालियों की। अब हम इसके बाद क्या पढ़ते हैं, इसके बाद आते हैं हमारे पुर्तगालियों के बाद डच। डच कहाँ के निवासी हैं? डच हैं जो फिलहाल जिसे बोलते हैं होलैंड या नीदरलैंड, वहां के लोग होते डच। 1596 में पहला डच अभियान कार्निलियस डी हस्तमान के नेतृत्व में सुमात्रा पहुंचा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो ईस्ट इंडिया की तरफ जो पहला कौन आया था, वो आए थे डच अभियान लेकर, होते कार्नेलियस डे हस्तमान। 1600 में डच व्यापारिक कंपनी बनी। जो डच व्यापारिक कंपनी है वो 1602 में बनी। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि अंग्रेजी के बारे में जब हम पढ़ेंगे, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो पहले बन गई थी डच कंपनी से, जबकि अंग्रेज बाद में आए। यहाँ ये थोड़ा इसमें कई बार एग्जाम में फंसा देते हैं। 1605 में मसूलीपट्टनम में, 1602 में पुलिकट में, 1616 में सूरत में फैक्ट्री स्थापित की। अब यहाँ देखना ध्यान से कि इन्होंने व्यापारिक कोठियां कहाँ स्थापित की, इनके बारे में क्वेश्चन बनता है। 5 में मसूलीपट्टनम में, 1610 में पुलिकट में, 1616 में सूरत में। इसे याद करने के लिए मैंने ये ट्रिक बनाई थी, मू पू सू। मुंह से मसूलीपट्टनम, पू से पुलिकट और सू से सूरत, मू पू सू। यही इनके बारे में जो क्वेश्चन बनता है वो यही बनता है लगभग। 1683 में हुगली के निकट चिंसुरा में फैक्ट्री की। ये भी क्वेश्चन आता है कि हुगली में चिंसुरा में किसकी फैक्ट्री थी, तो वो डचों की फैक्ट्री थी। ये क्वेश्चन आया है एग्जाम में। 1759 में अंग्रेजों ने वेदरा के युद्ध में डचों को हरा दिया। इनका फॉल कैसे हुआ, इनके बारे में यही दो तीन चार पॉइंट इंपॉर्टेंट है बस। 1759 में अंग्रेजों के और इनके डचों के बीच में वेदरा का युद्ध हुआ। ये आता है क्वेश्चन, वेदरा का युद्ध कब हुआ, किनके बीच में हो, किस सन में हो, कौन जीता? अंग्रेज जीत गए और डच हार गए। डच का इंटरेस्ट भारत की तरफ वैसे कम ही था, उनका जो फोकस था वो ईस्ट जो इंडीज है, इंडोनेशिया, उधर मसालों के लिए वो व्यापार करते थे, तो उनका फोकस भारत पे कम था, वो निकल भी गए चुपचाप आराम से। अब आती है एंट्री नई, अंग्रेज। जब ये यहाँ से माल लूट रहे थे इधर 1498 के करीब आ गए थे भारत में पुर्तगाली, तो ये ऊपर अंग्रेज जो यहाँ बैठे हुए थे ये भी देख रहे थे, लेकिन इन्हें रास्ता नहीं मिला था। इन्होंने रास्ता खोजने की ऊपर से भी कोशिश की, लेकिन फैल रहे। तो ये बाद में जाकर अब इनकी एंट्री हुई लगभग 1600 के करीब भारत के अंदर। कि उसमें क्या हुआ, सबसे पहले देखिए 1597 में जॉन मेडेल होल स्थल मार्ग से भारत आया। क्वेश्चन बनता है कि सबसे पहले भारत आने वाला अंग्रेज कौन था, तो फंसाने के लिए क्वेश्चन देते हैं। इसका आंसर ये है, जॉन मेडेल होल 1597 में आया था भारत व्यापार करने के लिए। 1599 में ईस्ट इंडिया कंपनी बनी। अब देखना, जो पुर्तगाली जो कंपनी थी उन्होंने कोई कंपनी नहीं बनाई थी, वो सिंपल ऐसे ही ट्रेड कर रहे थे। लेकिन अंग्रेजों की समझ में आ गया था ये बहुत सिस्टमैटिक तरीके से और वेल प्लान तरीके से इंडिया में एंट्री की। उन्होंने 1599 में पहले ही अपनी कंपनी स्थापित कर ली, भारत आने से पहले ही। फिर उन्होंने क्या भेजा, जेम्स फर्स्ट थे। ये भी क्वेश्चन बनता है कि जो 1608 में जेम्स फर्स्ट के पत्र के साथ कैप्टन हॉकिंस जो तुर्की व फारसी का कहता जहांगीर के दरबार में आया, तो 1608 में जेम्स बर्टन ने भारत में किसे भेजा, कैप्टन हॉकिंस को। ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट कैप्टन हॉकिंस किसने भेजा, जेम्स फर्स्ट को भेजा। किसके दरबार में भेजा, जहांगीर के दरबार में। और ये बहुत विद्वान आदमी था, तुर्की व फारसी का ज्ञाता था, इसलिए भेजा कि ताकि इंप्रेस कर सके जहांगीर को। जहांगीर इंप्रेस भी हुआ, जहांगीर ने इसे खान की उपाधि दी और 400 का मनसब दिया। और इसी समय 1608 में सूरत में अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री की स्थापना की। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री कहाँ लगाई, वो लगाई सूरत में। 1615 में जेम्स फर्स्ट ने टॉमस रो को भारत भेजा। 1615 में जेम्स फर्स्ट ने किसे भेजा, टॉमस रो ने। सबसे पहले कौन आए, कैप्टन हॉकिंस, उसके बाद कौन आए, टॉमस रो। 1640 में अंग्रेजों ने फ्रांसिस डे मद्रास नगर बसाया था, वहां फोर्ट सेंट जॉर्ज के स्थापित किया। अब हम समझ रहे हैं कि अंग्रेजों ने क्या क्या कार्रवाई किस टाइम की। 1640 में अंग्रेजों ने फ्रांसिस डेथास ने मद्रास नगर बसाया तथा वहां फोर्ट सेंट जॉर्ज बनाया। ये इंपॉर्टेंट है ये भी पॉइंट कि मद्रास नगर की स्थापना की किसने, फ्रांसिस डे ने। और जो फोर्ट सेंट जॉर्ज था वो कहाँ पे था, वो उन्होंने मद्रास में बसाया था। और इसी फोर्ट सेंट जॉर्ज को कर्नाटक युद्ध में भी इसका महत्व था। हम जब कर्नाटक के युद्ध पढ़ेंगे तो उनमें इसे फोर्ट सेंट जॉर्ज के बारे में पढ़ेंगे। 1696 में अंग्रेजों ने सूबेदार अजीम हुसैन से 3 गांव की जमींदारी कालीघाट, सूतानती व गोविंदपुर प्राप्त की। देखिए अब इधर बंगाल की तरफ अंग्रेजों का दबदबा बढ़ रहा है, तो यहाँ पर सूतानती, ये 3 गांव है। ये क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि कौन से गांव थे, कालीघाट, सूतानती व गोविंदपुर की जमींदारी ले ली अजीम हुसैन से अंग्रेजों ने 1696 में। और बाद में इन तीनों गांवों को मिलाकर ये क्या बनाएंगे, कोलकाता। इसी तरीके से कोलकाता गांव की स्थापना होगी। 1717 में इनकी चांदी हो गई। 1717 में बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है, और वो क्या होता है, मुगल शासक थे जो फर्रुखसियार, इन्होंने इन्हें शाही फरमान जारी कर दिया ईस्ट इंडिया कंपनी को।
यानी कि ये अब आराम से भारत में व्यापार कर सकते हैं। कुछ ऐसा हुआ था कि इन्हें कुछ फोड़ा था और वो अंग्रेजों की सहायता से इनका ठीक हो गया था। किसी अंग्रेज डॉक्टर ने ठीक किया था, तो उससे खुश होकर इन्होंने इसे शाही फरमान दे दिया। और 1717 तक के बाद की जो इनकी कहानियां है हम वो दूसरे टॉपिक में पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अब बात करते हैं फ्रेंच के। फ्रेंच सबसे अंत में आए। लुई 14 के मंत्री कोलबर्ट ने 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। जो ये अंग्रेजों की कंपनी थी ना ईस्ट इंडिया, ध्यान देने वाली बात है कि ये प्राइवेट कंपनी थी, जबकि जो फ्रेंच कंपनी थी ये सरकारी थी। यही अंग्रेज जो बाद में फ्रेंच होगा उनका पतन भी होगा, क्योंकि सरकारी काम आपको पता है ढीला ढाला होता है और जो प्राइवेट काम होता है वो दुरुस्त गति से चलता है। तो फ्रेंच सबसे अंत में आए और जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो लुई द 14 थे, उनके जो मंत्री थे कोलबर्ट ने बनाई। 1667 में फ्रैंको कैरो की अध्यक्षता में फ्रेंच दल भारत आया। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सबसे पहले कौन फ्रेंच आए, तो फ्रैंको कैरो की अध्यक्षता में 1667 में फ्रेंच दल भारत आया। तो 1668 में सूरत में पहली फैक्ट्री स्थापित की। इधर गुजरात वाले एरिया में इन्होंने अपनी पहली, ये रहा सूरत, इन्होंने भी अंग्रेजों की तरह यहीं पर अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की। अंग्रेजों ने कहाँ की थी? अंग्रेजों ने भी सूरत में की थी और फ्रेंच ने भी सूरत में की थी। अब 1669 में मुसूलीपट्टनम में दूसरी फैक्ट्री बनाई तथा फ्रांसिस मार्टिन को इनकी जिम्मेदारी सौंपी। ये मुसूलीपट्टनम में हमने देखा था, उन्होंने डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी ना, तो 1669 में जो फ्रेंच थे उन्होंने भी यहाँ पे फैक्ट्री स्थापित किया। जब फैक्ट्री बना दी तो उसका कोई गवर्नर भी चाहिए, उसे गवर्न करने वाला, उसे रेगुलेट करने वाला, तो फ्रांसिस मार्टिन को उसकी जिम्मेदारी सौंपी गई। इन्हीं फ्रांसिस मार्टिन को भारत में फ्रांसीसी बस्तियों का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। जैसे पुर्तगालियों का हमने पढ़ा था, वास्तविक संस्थापक कौन था? अब्बू यानी कि अल्बुकर्क। इनका जो फ्रेंच है, फ्रेंच का वास्तविक संस्थापक कौन था? फ्रांसिस मार्टिन। इनके तो नाम में ही फ्रांसिस है। 1672 में तंजावुर के शासक से सेंट थोमे प्राप्त किया। जो तंजावुर के शासक थे यहाँ पर, उनसे सेंट थोमे प्राप्त किया था इन्होंने। और इसी सेंट थोमे के बारे में हम युद्ध भी पढ़ेंगे, वो कहाँ पे होता, कर्नाटक युद्ध के टाइम में, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। आगे चलकर अंग्रेजों से कर्नाटक युद्ध में पराजित हुए। 1721 में मॉरिशस, 1724 में माहे व 1739 में कराईकल पर अधिकार कर लिया। ये फैक्ट वो उनकी जो टेरिटरीज इन्होंने कब्जाई हुआ है मॉरिशस। मॉरिशस नीचे पड़ता है इधर भारत से, जब नीचे की तरफ जाओगे यहाँ पर इन्होंने कब्जा किया मॉरिशस पे। 1724 में माहे पे और 1739 में कराईकल पर अधिकार कर लिया। आगे चलकर इनके जो इनका एक्सपेंशन हो रहा है ना, इधर ये एक्सपेंड कर रहे हैं, उधर अंग्रेज एक्सपेंड कर रहे हैं, तो दोनों शक्तियां आपस में टकराएंगी और इनके जो युद्ध होंगे उन्हें बोला जाएगा कर्नाटक का युद्ध। और इन कर्नाटक के युद्ध में फिर फाइनली ये फ्रेंच से हार जाते हैं और अंग्रेजों का भारत पर प्रतिनिधित्व हो जाता है और इनका खत्म हो जाती है इनकी सत्ता। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जैसे पुर्तगाली भारत में प्रिंटिंग प्रेस लेकर आए, तंबाकू, आलू, कागज और मूंगफली आदि लेकर आए। जो पुर्तगाली थे यही भारत में ये सारा सामान लेकर आए थे। उससे पहले भारत में ना तंबाकू होता था, ना आलू होता था, ना काजू होता था, मूंगफली भी नहीं होती थी। ये कहाँ से लाए? ये कुछ साउथ अमेरिका में इन्होंने टेरिटरीज कब्जाई थी, तो वहाँ की ये कुछ फसलें थी। ये जहाँ जहाँ भी अपना उन्होंने साम्राज्य स्थापित किया तो वहाँ पर ये इन चीज़ों को लेकर गए। डच रेशम, कपड़ा व मसाला का व्यापार करते थे। क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि डच ज़्यादातर किस चीज़ में व्यापार करते थे, तो ये रेशम में, कपड़ा और मसाला का उनका जो व्यापार था वो उनका ज़्यादा महत्व देते थे उसे। भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज रेड ड्रैगन था। ये ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि भारत आने वाला पहला जहाज कौन था, वो था रेड ड्रैगन। कंपनियों का जो भारत आगमन का जो क्रम है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये भी क्वेश्चन बन जाता है कि कैसे आए, तो पुर्तगाली पहले आए, फिर डच आए, फिर अंग्रेज आए, फिर डेनिस आए, फिर फ्रेंच आए। डेनिस कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं थे इसलिए मैंने पढ़ाया नहीं। इसे याद करने के लिए जो मैंने अपना ट्रिक बनाई हुई थी वो उस तरह बनाई हुई थी कुछ, पुड अडेफ, यानी कि पहले अक्षर ले लिए, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिस, फ्रेंच, पुड अडेफ। आप भी अपने तरीके से बना सकते हैं, कोई ऐसा निमोनिक या ऐसे ही देख सकते हैं। अब क्या है, औरंगजेब ने सर जॉन चाइल्ड अंग्रेजों को भारत से भगाया। अल्फांसो डी अल्बुकर्क की मजार गोवा में है। औरंगजेब का भी इनके साथ एक बार पंगा हुआ था, तो औरंगजेब ने पीटा था। किसे पीटा था? सर जॉन चाइल्ड को। सर जॉन चाइल्ड को भारत से भगा दिया था। लेकिन बाद में क्या हुआ, ये जो औरंगजेब थे मराठों के साथ बिजी थे और बाद में फिर अंग्रेज उनके पैरों में पड़े और फिर इन्हें कुछ रियायत भी दी औरंगजेब ने। अल्फांसो जी अल्बुकर्क हैं जो वास्तविक संस्थापक कहे गए थे पुर्तगालियों के। उनकी जो मजार है, जो उनकी कब्र है, वो कहाँ पर है? गोवा में। इसी तरीके से हमारा जो चैप्टर है खत्म होता है। आगे जो है आने वाले चैप्टर में मॉडर्न जो इंडिया की जो हिस्ट्री है उसके बारे में पढ़ेंगे, जैसे कर्नाटक का युद्ध, बक्सर का युद्ध, प्लासी का युद्ध,
और उसके अलावा मैं ज्योग्राफी भी ट्राई करूँगा कवर करना या दूसरे टॉपिक भी। तो इसके लिए आप श्योर करें कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो जल्द ही मुलाकात होगी ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।